आज की हमारी कक्षा में हम लोग मूर के निरप्रकृतिवादी सिद्धांत की विवेचना करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अधिनीति शास्त्र के उदय का जो श्रेय है वो मूर की ही पुस्तक प्रिंसिपिया एथिका को दिया जाता है। और मूर ने ही सर्वप्रथम इस बात की घोषणा की कि नीति शास्त्र का उद्देश्य जो है वो ये बताना नहीं है कि हमारे कौन से कर्म शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, कौन से कर्म उचित हैं, कौन से अनुचित हैं, बल्कि ये बताना है कि ये उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ इत्यादि जो शब्द हैं उन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। और हम देखते हैं कि इस तरह से मूर की जो ये पुस्तक है वो अधिनीति शास्त्रीय सिद्धांतों के लिए एक जिसको कहते हैं कि प्रारंभिक पुस्तक के रूप में सामने आती है। अब यदि हम अधिनीति शास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उनके प्रमुख विभेदीकरण पर जाएं तो अधिनीति शास्त्र के सामने एक प्रश्न ये उठता है कि नैतिक शब्दों या नैतिक वाक्यों का अर्थ क्या है। क्या नैतिक शब्द या नैतिक वाक्य तथ्यात्मक शब्द और तथ्यात्मक वाक्यों की तरह होते हैं या उससे भिन्न होते हैं। तो यहाँ दो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, एक है संज्ञानवाद और एक है असंज्ञानवाद। जो संज्ञानवाद है वो कहता है कि नैतिक वाक्य जो हैं, नैतिक शब्द जो हैं, वो तथ्यात्मक शब्दों की तरह ही हमें किसी तथ्य का वर्णन करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि नैतिक वाक्य भी तथ्यात्मक वाक्यों की तरह ही किन्हीं तथ्यों का वर्णन करते हैं तो फिर वो तथ्य किस प्रकार के तथ्य हैं। इस प्रश्न के उत्तर में फिर से दो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, एक है प्रकृतिवाद और दूसरा है निरप्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद कहता है कि नैतिक वाक्य या नैतिक शब्द जिन तथ्यों का वर्णन करते हैं वो तथ्य प्राकृतिक जगत के तथ्य हैं, वो ऐसे तथ्य हैं जिनको हम अनुभव से जान सकते हैं। जबकि जो निरप्रकृतिवाद है वो ये मानता है कि नैतिक शब्द जिन तथ्यों का वर्णन करते हैं वो तथ्य निरप्राकृतिक तथ्य हैं, वो तथ्य ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनको हम अनुभव द्वारा जान सकते हैं, बल्कि इन तथ्यों को केवल अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि ये तथ्य जो हैं वो अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय हैं। तो संक्षेप में निरप्रकृतिवाद का जो मूल भाव है वो यही है। अब यदि हम मूर की प्रिंसिपिया एथिका पर आएँ तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में ही दो प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन सी वस्तु ऐसी है जो अपने आप में शुभ और मूल्यवान है। इन दो प्रश्नों पर विचार करना ही नीति शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है। और शुभ का अर्थ क्या है और उसकी हम ठीक ठीक परिभाषा कैसे दे सकते हैं, इस पर भी मूर ने प्रिंसिपिया एथिका में बहुत विस्तार से विचार किया है। और मूर कहते हैं कि शुभ की परिभाषा देना असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि शुभ एक सरल और अविश्लेष्य निरप्राकृतिक गुण है। जब हम किसी प्राकृतिक, अतीन्द्रिय और अलौकिक गुण के आधार पर अतीन्द्रिय और अलौकिक गुण के आधार पर शुभ को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो हम इस प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए सफल नहीं हो सकते क्योंकि शुभ जो है वो अपने आप में अविश्लेष्य है, उसका विश्लेषण संभव ही नहीं है। एक सरल प्रत्यय है, जैसे मिश्र प्रत्यय को तो आप कोई ऐसी चीज़ हो जो संश्लिष्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो आप उसको सरलीकृत करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी अपने आप में एक सिंपल फॉर्म में है, जो संश्लिष्ट नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल है, अपने स्वरूप में सरल है, तो वो अविश्लेष्य हो जाता है, उसका विश्लेषण आप नहीं कर पाते। और नैतिक निर्णयों या तथ्यों के द्वारा हमें जिस अर्थ का बोध होता है वो ऐसा ही सरल और अविश्लेष्य अर्थ है, जैसे कि शुभ। तो मूर कहते हैं कि शुभ अपने आप में अपरिभाष्य है। और वो उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि शुभ क्या है तो मेरा उत्तर होगा कि शुभ शुभ है, और यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। और अगर वो कहते हैं कि अगर उनसे फिर से पूछा जाए कि शुभ की परिभाषा कैसे दी जा सकती है तो मूर का मानना है कि शुभ की परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो शुभ की अपरिभाषिता के संबंध में
दो प्रश्न उठते हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये है कि शुभ को किस अर्थ में मूर ने अपरिभाष्य कहा है, और दूसरा प्रश्न ये है कि शुभ की अपरिभाषिता के समर्थन में वो कौन सा तर्क या प्रमाण देते हैं। तो शुभ की शाब्दिक और उपयोगात्मक दो तरह की परिभाषाएं हो सकती हैं भाई। एक परिभाषा ये हो सकती है कि हम शुभ को शब्द के विश्लेषण के माध्यम से एक्सप्लेन करें, और दूसरा ये हो सकता है कि हम शुभ की उपयोगिता को व्यवहार में दिखाकर और उस आधार पे शुभ को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ मूर का मानना है कि शुभ को यदि हम उसके उपयोग के आधार पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो इस दृष्टि से शुभ अपरिभाषित नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये शुभ है, ये गुड है, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने कहा दिस पेन इज़ गुड, तो यहाँ पेन को गुड कहने का हम गुड दो तरह से कह सकते हैं। गुड को अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं कि हम पेन को गुड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पेन जो है वो एग्जैक्टली वही पेन है जो मुझे चाहिए थी, इसकी वही इंक है जो मुझे चाहिए थी, और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, कि सारी दृष्टि से ये मेरे लिए जो है इस वक्त उपयोगी है, और इसलिए दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि दिस पेन इज़ गुड। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई ये तो उसके उपयोग के आधार पे आपने उसकी परिभाषा दी है, आप गुड वर्ड का मतलब बताइए, तो मूर का कहना है कि हम विश्लेषण से गुड शब्द को विश्लेषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मूर का मानना है कि वो अपने आप में एक सरल प्रत्यय है, उसका विश्लेषण संभव ही नहीं है। तो मूर ये भी मानते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्लेषण द्वारा परिभाषा देना ही वास्तविक परिभाषा होती है। जो हम विश्लेषण करते हैं शब्दों का, वही दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से शुभ का विश्लेषण या शुभ की परिभाषा नहीं दी जा सकती। मूर के अनुसार शुभ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका विश्लेषण हम कर सकें, वो एक सरल गुण है। और यहाँ पर वो शुभ को एक उसकी तुलना पीले रंग से करते हैं। मूर का मानना है, वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं कभी भी पीले रंग का अनुभव नहीं किया है तो हम उसको किसी भी प्रकार से भाषिक विश्लेषण के द्वारा पीले रंग को बता नहीं सकते। तो इसी तरह जब जिस व्यक्ति ने शुभ का स्वयं साक्षात ज्ञान नहीं पाया, जिसने शुभ को इंट्यूटिवली जब तक नहीं जाना, उसके लिए शुभ का अर्थ क्या है ये उसको भाषा के विश्लेषण से समझाया नहीं जा सकता। तो शुभ और पीले रंग में जो ये समानता है वो इसी वजह से है क्योंकि दोनों ही सरल गुण हैं, इनके कोई भाग या इनके अंश नहीं हैं जिनको हम विश्लेषित करके इनकी व्याख्या कर सकें। और इसी आधार पर मूर कहते हैं कि हम पीले रंग की भांति शुभ को भी परिभाषित नहीं कर सकते। उनके अनुसार शुभ के अपरिभाष्य होने का अर्थ यह है कि वह एक अविश्लेष्य सरल गुण है जिसका साक्षात ज्ञान केवल और केवल अंतः प्रज्ञा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मूर शुभ को ही अपरिभाष्य मानते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, शुभ वस्तु को अपरिभाष्य नहीं मानते, और शुभ से यहाँ मतलब गुड से है, अच्छा से है। वो कहते हैं कि गुड वर्ड को आप परिभाषित नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कोई अगर किसी वस्तु के लिए आप बोलते दिस इज़ अ गुड पेन, दिस इज़ अ गुड फ्रूट, दिस इज़ अ गुड व्हाटएवर, मतलब टेबल, चेयर, एनीथिंग, गुड वस्तु जो है उसकी तो परिभाषा आप कर सकते हैं, लेकिन गुड वर्ड इन इटसेल्फ इज़ नॉट समथिंग which can be defined. This is what Moore wants to say here. क्यों definable नहीं है, उसके लिए वो बताते हैं कि क्योंकि गुड वर्ड जो है वो अविश्लेष्य है, सरल है, अलौकिक है, अद्वितीय है, और यही वो कारण है जिस वजह से मूर ने प्रकृतिवाद की आलोचना की है, क्योंकि प्रकृतिवाद शुभ शब्द को प्राकृतिक जगत के अनुभव के अर्थ में व्याख्यायित करते हैं। मूर मानते हैं कि जब प्रकृतिवाद शुभ की व्याख्या ऐसे तथ्यों के आधार पर करता है जिन तथ्यों को हम अनुभव से, मनोवैज्ञानिक रूप से, समाजशास्त्रीय ढंग से, जीवशास्त्रीय ढंग से जान सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक तार्किक दोष में प्रतिफलित हो जाता है उनकी व्याख्या, क्योंकि
जो शुभ शब्द है वो हमें किसी प्राकृतिक जगत के तथ्य के बारे में बताता ही नहीं है, वो किसी निरप्राकृतिक तथ्य के बारे में बताता है, और हम उसकी विवेचना प्राकृतिक तथ्य के आधार पर जब कर रहे हैं तो उससे हमारी परिभाषा में एक प्रकार का दोष आ जाता है। अब मूर का मानना है कि यदि शुभ की अपरिभाषिता को स्वीकार ना किया जाए, कहते हैं कि हमें मानना ही होगा कि शुभ वर्ड जो है वो या गुड वर्ड जो है वो अपरिभाषित। कहते हैं अगर हम इसको अपरिभाषित ना माने तो हमारे सामने केवल दो विकल्प रह जाता है, दो चॉइस रह जाती है। पहला विकल्प यह है कि शुभ एक मिश्रित समष्टि का बोध करा रहा है, वो एक संश्लिष्ट प्रत्यय है। या तो हम ये मान लें जिसके उचित विश्लेषण के संबंध में फिर मतभेद हो जाएगा कि भाई अगर वो संश्लिष्ट है तो फिर किस तरह से उसका विश्लेषण होगा। और दूसरा विकल्प ये बचता है कि हम शुभ शब्द को पूर्णतः एक निरर्थक शब्द मान लें और ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसे हम नीति शास्त्र कह सकते हैं। इस तरह की बात हमको फिर स्वीकार करनी पड़ेगी। या तो हम ये कहेंगे कि भाई ये एक मिश्रित प्रत्यय है और फिर उस मिश्रित प्रत्यय का कोई व्याख्या करने का प्रयास करें, कौन सी व्याख्या सही है नहीं सही है वो एक अलग विषय हो जाएगा। और या फिर हम मान लें कि शुभ एक निरर्थक शब्द है और क्योंकि ये वर्ड इतना बेसिक है नीति शास्त्र में, तो फिर अगर ये वर्ड निरर्थक है तो फिर पूरा नीति शास्त्र भी निरर्थक हो जाएगा। जो दार्शनिक शुभ की परिभाषा करने का प्रयास करते हैं वो इन दोनों में से किसी विकल्प का स्पष्टतः और गंभीरतापूर्वक समर्थन नहीं करते। ऐसा मूर का मानना है कि जिन लोगों ने भी नीति शास्त्र के अंदर शुभ शब्द या गुड वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की है वो इन दोनों में से कोई भी विकल्प लेकर नहीं चलते। और प्रथम विकल्प पर अगर हम देखें तो वहाँ मूर की आपत्ति ये है, वो कहते हैं कि जिस मिश्र समष्टि के आधार पर शुभ की परिभाषा दी जाती है उसके संबंध में हम सदैव सार्थकता पूर्वक ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या वह शुभ है। अगर मान लीजिए हमने शुभ को ये मान लिया कि वो एक संश्लिष्ट प्रत्यय है और उस आधार पे हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, तो हम जैसे कह रहे हैं कि शुभ का अर्थ है सुख, शुभ का अर्थ है विकास, तो फिर वहाँ एक और सार्थक प्रश्न हमारे सामने उठेगा कि क्या विकास शुभ है, क्या सुख शुभ है। तो ये एक सार्थक प्रश्न संबंधी तर्क जिसको कहते हैं ओपन क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट, ये मूर जो है वो उठाते हैं उन लोगों के समक्ष जिन लोगों ने शुभ शब्द को या गुड वर्ड को संश्लिष्ट मानकर उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। और जो दूसरा विकल्प है जिसमें वो कहते हैं कि या तो हमको मानना होगा कि शुभ जो है वो एक निरर्थक शब्द है, उसके विरुद्ध मूर का कहना है कि शुभ शब्द निरर्थक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति यह कहता है कि अमुक वस्तु शुभ है तो निश्चित ही वह अपने इस कथन को सार्थक मानता है। तो यह प्रश्न तो उठता ही नहीं है कि जो शब्द है शुभ या उचित, ये सारे जो नैतिक शब्द हैं ये अर्थपूर्ण है कि नहीं है। निश्चित रूप से अर्थपूर्ण है, क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है भाषा में वो सार्थक ढंग से किया जाता है। और समस्या ये है कि हम इनके अर्थ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए हम जब प्राकृतिक जगत के तथ्यों की व्याख्या के आधार पर इन शब्दों के अर्थ को विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें सफल नहीं होते हैं, बल्कि हमारा सारा प्रयास एक तार्किक दोष में, प्रकृतिवादी तर्क दोष में प्रतिफलित हो जाता है। और इसका कारण मूर के अनुसार यही है कि क्योंकि हम एक सरल और अविश्लेष्य और एक निरप्राकृतिक तथ्य को प्राकृतिक पदों के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या हमारे सिद्धांत में आती है। और इस तरह से आज हमने मूर के दर्शन में शुभ की परिभाष्यता और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर संक्षेप में विचार किया है। धन्यवाद।